नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एएन एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक क्वेश्चन आंसर का सेट लगाएंगे। आपको बैठ के आराम से थ्योरी को देखना है और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो श्वसन होता है, जो रेस्पिरेशन होता है, वो होता क्या है? देखो, एक प्रक्रिया जिसमें ग्रहण की गई वायु का प्रयोग और भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी जो वायु, जो एयर हम अपने अंदर लेते हैं, उसका यूज हम किस लिए करते हैं? उसका यूज हम करते हैं जो हमारा फूड होता है, भोजन होता है, उसका ऑक्सीडेशन करने के लिए, ऑक्सीकरण करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। ठीक है। श्वसन कितने प्रकार का होता है? रेस्पिरेशन कितने प्रकार का होता है? रेस्पिरेशन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक, वायवीय और अवायवीय श्वसन। ठीक है। ये इनमें फर्क क्या होता है? देखो, ये वायु वाला श्वसन होता है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्णतः पाचन होता है, इसमें ऊर्जा अधिक मात्रा में मिलती है। यानी ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। इसमें ग्लूकोज का है ना, वो कंप्लीट डाइजेशन होता है। इसमें जो एनर्जी मिलती है ना, वो लार्ज अमाउंट में मिलती है। एनर्जी लार्ज अमाउंट में मिलती है। जैसे कि हमारा जो श्वसन होता है वो किसकी उपस्थिति में होता है? हमारा जो रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ग्लूकोज का कंप्लीट डाइजेशन भी होता है और हमें ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा मिलती है। ठीक है। ये किस किस में होता है? जैसे एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में होता है। ठीक है। उसके बाद आता है अवायु श्वसन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है? ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। इसमें जो ग्लूकोज होता है ना, उसका पार्शियल डाइजेशन होता है, यानी उसका बहुत कम पाचन होता है, आंशिक पाचन होता है, और इसमें ऊर्जा भी बहुत कम मात्रा में मिलती है। ये किस में होता है? ये पैरासाइट्स में होता है, परजीवी में, बैक्टीरिया में होता है, जीवाणुओं में। ठीक है। तो इन दोनों में फर्क एक ही है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ये इसमें ऑक्सीजन उपस्थिति नहीं होगी। इसमें ग्लूकोज का कंप्लीट डाइजेशन होता है, इसमें पार्शियल डाइजेशन होता है। इसमें कम एनर्जी, इसमें अधिक एनर्जी मिलती है, इसमें कम एनर्जी मिलती है। बस इतना ही फर्क है। तो याद रखना कि एनिमल्स में और प्लांट्स में कैसा होता है, परजीवी और बैक्टीरिया में कैसा होता है। ठीक है भाई, चलो आगे देखो। जो हमारा रेस्पिरेशन है वो तीन चरणों में होता है, तीन फेजेस में होता है। सबसे पहले होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो हम बाहर से कैसे लेंगे, अंदर। ठीक है। उसके बाद जो अंदर ट्रांसपोर्ट होगा, गैस होगा। ठीक है। और फिर तीसरा होता है आंतरिक श्वसन, जो अंदर श्वसन होता है। ठीक है। तीनों को बारी बारी पढ़ेंगे, आपको बड़ी आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखो, इसको 1 मिनट का ही बात है, ये इतनी ज्यादा मैंने लिख रखी। 1 मिनट की बात, आप बस धीरे से एक बार शांति से इसको सुनना, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। सबसे पहला होता है वायु ग्रहण करना, इंस्पिरेशन, वायु ग्रहण करना। ठीक है ना। ये होता क्या है? ये इसका कहने का मतलब है कि हम वायु ग्रहण क्यों करते हैं, यानी किस तरीके से करते हैं। अब जो हमारे श्वसन है वो हमारी अनैच्छिक क्रिया है, यानी हम उसको ना चाहते हुए भी अपने आप, हमारे याद नहीं रहता, फिर भी तो हमारा श्वसन चलता रहता है। ये किसी को याद रखना पड़ता है कि मुझे अब सांस लेनी है, छोड़नी है? नहीं रखना पड़ता ना। तो वो क्यों होता है, उसको एक बार ध्यान से सुनना। देखो, ये मैं एक बार पिछले वाली स्लाइड पे ले जाता हूँ आपको। ये है ना, ये यहाँ से इस फिगर इमेज में देखो, ये अपनी नाक है ना, यहाँ से जो श्वसन है, जो वायु है, जो एयर है, वो अंदर आई। ठीक है। ये अपनी श्वास नली में आ जाती है। ठीक है। ये फायरनेक्स, लेनेक्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है। श्वास नली में आ जाती है। ठीक है। श्वास नली में आने के बाद ये दोनों फेफड़ों में चली जाती है और फेफड़ों से ही वापस आती है। ये हमारे दो फेफड़े हैं, ये हमारी श्वास नली है, और ये जो नीचे है ना, ये नीचे ये डायाफ्राम है। इसका बहुत अहम रोल है। ये क्या है? डायाफ्राम। तो इसको याद रखना, हमारे फेफड़ों के जस्ट नीचे, हमारे लंग्स के नीचे होता है। ठीक है। चलो आगे देखो भाई, अब समझो इसको। जो देखो, इसमें क्या लिख रखा है? सबसे पहले डायाफ्राम नीचे की ओर जाएगा, यानी आप खुद फील कर सकते हो। ठीक है। जब हम वायु ग्रहण क्यों करेंगे, एक बार आप सांस छोड़ के देखो। सांस छोड़ देंगे तभी तो सांस लेंगे। सांस हमने छोड़ा, सांस छोड़ा तो हमारा डायफ्राम कहाँ गया?
नीचे की ओर, ठीक है। हमारी जो पसली है उनमें फैलाव आ गया, यानी हमारे जो पसलियों में फैलाव आने के बाद जो हमारा लंग्स है उसमें कम होगी ना गैसें, कम हो गई ना, कम हो गई तो हमारे इसका लंग्स का जो आयतन है वो कैसा हो गया, यानी जो वॉल्यूम है वो कम हो गया ज़्यादा हो गया, बताओ भाई, कम हुआ ना। क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ, डायफ्राम क्या गया, नीचे गया। डायफ्राम नीचे जाते ही क्या हुआ, हमारी जो पसली है जो रिब्स है उनमें क्या आया, फैलाव, फैलाव आते ही, और हमारे जो फेफड़े उनका आयतन कैसे, उनका वॉल्यूम कैसे होगा, कम, ठीक है। अब अंदर गैस कम है, आयतन भी कम है, तो हमारे अंदर भी, हमारे शरीर के अंदर जो प्रेशर होगा वो भी कैसा होगा, कम। हमारे शरीर का अंदर का प्रेशर तो कम है, लेकिन बाहर वायुमंडल का कैसा कैसा हो गया, उसके मुकाबले ज्यादा हो गया। अब बाहर वायुमंडल का तो ज्यादा और शरीर के अंदर कम, तो हमेशा गैस ज्यादा से कम की ओर चलती है। इसे ये लिख रखा है, इसी कारण शरीर के अंदर का दबाव कम होगा तथा बाहर वायुमंडल में दबाव अधिक है, और वायु अधिक दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। इसलिए बाहर वायुमंडल में दाब ज्यादा, अंदर कम, तो गैस से बाहर से कहाँ जाएगी, अंदर। एक बार इसको दोबारा समझो। सबसे पहले क्या होगा, डायफ्राम क्या हुआ, सांस छोड़ के देखो, डायफ्राम क्या हुआ, नीचे की ओर गया, नीचे की ओर गया तो पसलियों में क्या आया, फैलाव आया। फेफड़ों का जो लंग्स का वॉल्यूम है वो कम हो गया। अब वॉल्यूम कम हो गया तो अंदर प्रेशर भी कम है और बाहर प्रेशर ज्यादा है, और जो वायु होती, जो एयर होती है वो अधिक ज्यादा प्रेशर वाले से कम प्रेशर वाले की तरफ चलती है, इसलिए हमारी सांस बाहर से अंदर चली जाती है, इसलिए हम सांस ले पाते हैं, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट कि हम जब सांस अंदर, यानी एयर जब अंदर लेते हैं तो हम कौन कौन सी गैसें लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो, एक मान लो ये गिलास है और इसमें चीनी भी घुली हुई है और इसमें नमक भी घुला हुआ है, ठीक है। तो हम गिलास के किसी भी हिस्से से वो पानी का यूज कर ले, हमारे अंदर जो नमक और पानी का, चीनी का रेशियो है ना वो बराबर ही जाएगा पानी के साथ। वो कैसा जाएगा, बराबर ही जाएगा। जब हम इधर से थोड़ा सा पानी ले, चाहे इधर से चाहे नीचे से कहीं से भी ले, तो लेकिन वो चीनी और नमक का जो रेशियो हर जगह बराबर है ना। इसलिए ही कि हम जो गैस से लेंगे ना अपने शरीर के अंदर, वो उसी रेशियो में लेंगे जिस रेशियो में वो एटमोस्फेयर में उपस्थित है, ठीक है। एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 20.9% है, तो 20.9% हमें लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट है, 0.03%, तो 0.03% हम लेते हैं। और नाइट्रोजन कितनी है, 78.1%। यानी इसी रेशियो में हम अब कैसे अपने शरीर के अंदर लेते हैं। अब इस गैस में से जिस गैस की हमारे शरीर को जरूरत होगी वो रख लेगा और बाकी को वापिस छोड़ देगा, ठीक है। तो ये तो है वायु ग्रहण करना, इसको आप ध्यान से एक बार और देख लो, ठीक है। बहुत इजी है, बस एक बार ध्यान से देखने की आवश्यकता है। आगे देखो भाई, देखो भाई, अब तो हमने देखा था क्या, वायु अंदर लेना, अब देखो बाहर निकालना, ठीक है। अब इसमें अब आप वायु अंदर लेके देखो, क्योंकि अंदर लोगे तभी तो बाहर छोड़ोगे। हमने अंदर लिया तो हमारे जो फेफड़ों के नीचे वो डायफ्राम होता है वो कहाँ गया, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर गया तो हमारी पसली सिकुड़ेगी, यानी टाइट हो जाएगी, ठीक है, सिकुड़ेगी, हमारी रिब्स सिकुड़ेगी, और फेफड़ों का आयतन बढ़ेगा, यानी उसके अंदर वायु भर गई ना। फेफड़ों के अंदर हमने वायु ली तो उसमें एयर भर गई ना फेफड़ों में, लंग्स में, तो उसका वॉल्यूम तो बढ़ना ही था, वॉल्यूम बढ़ गया। अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो बॉडी के अंदर का प्रेशर है वो कैसा हो गया, वो प्रेशर कैसा हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। अंदर का प्रेशर ज्यादा है और बाहर का प्रेशर कम है, और वायु हमेशा कहाँ चलती है, ज्यादा से कम की ओर, तो अधिक दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले की ओर चलती है। इसलिए हमारे जो एयर है, जो वायु हमारे फेफड़ों से बाहर आ जाती है, ठीक है। जो अंदर आना बाहर आना एक दूसरे के विपरीत है, इसको एक बार ध्यान से देखो। अब जो गैसें अंदर लेती वो तो किस रेशियो में लेती, जिस रेशियो में वायुमंडल में उपस्थित है, जिस रेशियो में एटमोस्फेयर में वो गैसें हैं। अब देखो बाहर कौन कौन सी गैसें छोड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन 78.1% ही हमने ली थी और 78.1% ही हमने छोड़ दी, क्योंकि हमारी बॉडी में ना तो नाइट्रोजन बनती है और ना हमें उसके नाइट्रोजन लेने की आवश्यकता। तो जैसी हमने वो ली थी वैसी वैसी हमने वो छोड़ दी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ली थी, 0.03% तो ली थी, ठीक है। उसके अलावा हमारी बॉडी जो भी कार्य करती है ना, तो उसमें कार्य करने में क्या रिलीज होती है, CO2 रिलीज होती है, तो उसकी परसेंटेज कितनी होगी, बढ़ गई, ठीक है ना, बढ़ गई ना। 0.03 से कितनी होगी, 3 to 4%। यानी हम 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं लेकिन छोड़ते कितनी है, 3 से 4%, ठीक है।
ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमने ली कितनी थी, 20.9% ली थी ना, लेकिन हमारी बॉडी को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की। तो काफी मात्रा में ऑक्सीजन हमारी बॉडी ने यूज कर ली और बाकी ऑक्सीजन वापस से छोड़ दी। ठीक है, तो वायु बाहर निकालना और अंदर लेना, इन दोनों को आप एक बार और देखना, अच्छे समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर की पीडीएफ आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, उस चैनल को ज्वाइन करके और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखो भाई, अब हमने देख लिया गैसे बाहर कैसे छोड़ते हैं और अंदर कैसे लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे जो गैसें हमने अंदर ले ली, अंदर उनका क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, गैसों का परिवहन। ठीक है, ऑक्सीजन है हमारे फेफड़ों में गई, फेफड़ों से पूरी बॉडी में जाती है ना, पूरी बॉडी में इसको लेके कौन जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने आज तक पढ़ा होगा कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाता है, वो बात सही है, लेकिन सिर्फ हीमोग्लोबिन नहीं लेके जाता, उसके साथ साथ प्लाज्मा भी ले जाता है। अब पढ़ेंगे 98.5% ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, यानी इसका 98.5 ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, हीमोग्लोबिन। और 1.5% ऑक्सीजन का कौन करता है, प्लाज्मा। ठीक है, तो ये याद रखना, लेकिन मैक्सिमम हीमोग्लोबिन ही करता है, लेकिन प्लाज्मा भी करता है, लेकिन कम करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, आगे देखो भाई, जो CO2 है उसका परिवहन कौन करता है, 70% कार्बन डाइऑक्साइड का कौन करता है, बाइकार्बोनेट, और 23% कार्बन डाइऑक्साइड का कौन करता है, हीमोग्लोबिन, और 7% CO2 वो कहाँ घुली होती है, प्लाज्मा में। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाइकार्बोनेट करते हैं मैक्सिमम CO2 का परिवहन 70%, 23% CO2 का हीमोग्लोबिन, और 7% CO2 कहाँ घुली होती है, कहाँ डिजोल्व होती है, प्लाज्मा में डिजोल्व होती है। आगे देखो भाई, अब देखो हमारे जो सांस लेने में, हमारे जो रेस्पिरेशन में जो हमारे ऑर्गन, जो हमारे अंग काम आते हैं, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहला अपना नाक। ठीक है, नाक के द्वारा ही जो एयर है वो हमारी कहाँ होती है, श्वास नली यानी ट्रैकिया में एंटर कर पाती है। ठीक है, यानी नाक के द्वारा वायु श्वास नली में प्रवेश कर पाती है, ये तो आसान सी बात। नाक 3 भागों में बटी होती है, 3 भागों में विभाजित होती है। ठीक है, 3 कौन कौन से हैं, सबसे पहले वेस्टिबुल, नाक का सबसे पहले वाला वेस्टिबुल, इस हिस्से में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं नाक में। ठीक है, इस हिस्से में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जो वायु में से धूल कणों को हटाते हैं, यानी जो हम वायु ग्रहण करते हैं उसमें कोई धूल कण वगैरह है ना, तो ये वेस्टिबुल वाला हिस्सा जिसमें बाल होते हैं वो उन कणों को रोक लेते हैं। ठीक है, और हमारे शरीर के अंदर शुद्ध आवाज आती है। ठीक है, ये तो वेस्टिबुल आसान है। दूसरा ओल फैक्ट्री रीजन, ये नाक का वो हिस्सा है जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट होता है, ये हमारे नाक का वो हिस्सा है जो ब्रेन से कनेक्ट होता है। और नाक का मुख्य कार्य क्या होता है, एक और, गंध महसूस करना। ठीक है, हम किसी भी चीज की जो स्मेल है वो महसूस करते हैं ना, वो किस कारण कर पाते हैं, क्योंकि नाक का कौन सा हिस्सा ब्रेन से कनेक्ट होता है, ओल फैक्ट्री रीजन। ये भाग मस्तिष्क से जुड़ा होता है, ये हमें गंध, ये गंध लिख दिया, गेंद आएगा। ठीक है, गंध आएगा, ये हमें गंध महसूस कराता है। ठीक है, कुत्ते का घ्राण क्षेत्र, ओल फैक्ट्री रीजन को हिंदी में घ्राण क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, कुत्ते का घ्राण क्षेत्र बड़ा होता है, डॉग्स ओल फैक्ट्री रीजन इज लार्ज। ये जिसका ओल फैक्ट्री रीजन जितना बड़ा होगा ना, वो उतनी ज्यादा स्मेल फील कर पाएगा। तो कुत्ता तो आपको पता है बहुत दूर से ही सूंघ लेता है। ठीक है, तो जिसका ओल फैक्ट्री रीजन बड़ा होगा वो ज्यादा गंध महसूस कर पाएगा। ठीक है, आगे अनोस्मिया, अनोस्मिया क्या होता है, अनोस्मिया होता है एक बीमारी जिसके अंदर कोई इंसान या तो गंध महसूस करना कम कर देता है या खत्म ही हो जाती है, वो महसूस नहीं कर पाता किसी गंध को। ठीक है, उस बीमारी का नाम क्या होता है, अनोस्मिया। आगे देखो भाई, ये 2 हिस्से हमने पकड़ ली ना, के वेस्टिबुल और ओल्फैक्टरी। ठीक है, आगे देखो, तीसरा हिस्सा है रेस्पिरेटरी रीजन। रेस्पिरेटरी रीजन का है श्वसन क्षेत्र। ये क्या करता है, जो भी वायु हमने ली है ना उसको हीट देता है, उसको हीट देता है। हीट देने पर वो क्या होती है, गर्म होती है, गर्म होती है उसमें से क्या खत्म हो जाती है, नमी। ठीक है, ये वायु को गर्म करता है जिससे वायु में उपस्थित नमी खत्म हो जाती है, इजी सी बात है। ठीक है, इसके बाद आता है डस्ट पार्टिकल, धूल कण क्या है। ठीक है, धूल कण का साइज पीएम में मापा जाता है, यानी पार्टिकुलेट मैटर, पीएम में का साइज मापा जाता है। तो देखो जो ये साइड में जो आपको इमेज दिख रही है ना, इमेज, इसके अंदर जो ये अपने 2 लंग्स हैं, लेफ्ट वाला राइट वाला। ठीक, इनमें जो आपको बिल्कुल जो मैं पॉइंट करूंगा ना, ये पॉइंट कर रहा हूं, ये छोटे छोटे पॉइंट। ठीक है, इनको बोलते हैं एल्वोलाई। क्या बोलते हैं,
एल्वोलाई, हम आगे पढ़ेंगे भी इसके बारे में, ठीक है। एल्वोलाई बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं वायु कुपिका, ठीक है, वायु कुपिका। ये मैंने क्यों बताया, अब आगे इसका काम आएगा। देखो, लगातार सिगरेट का सेवन करने से टार का निर्माण होता है, जो कि एक तरल पदार्थ है, यानी एक लिक्विड है वो टार। लगातार यानी हम कंटिन्यूसली स्मोकिंग करते हैं तो टार का निर्माण होता है, ठीक है, और वो एक लिक्विड सब्सटेंस है, और ये लिक्विड सब्सटेंस हमारे फेफड़ों में जाकर वायु कुपिका यानी एल्वोलाई, ये जो छोटे छोटे डॉट है ना, यही हमारे सांस को ग्रहण करने में और छोड़ने में आखिरी में काम करते हैं, ठीक है। ये हमारे एल्वोलाई में जम जाते हैं, जिससे हमारी एल्वोलाई नष्ट हो जाती है। इनकी बहुत ज़्यादा संख्या होती है एल्वोलाई की हमारी फेफड़ों में, हम आगे इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना बताना जरूरी था। देखो डस्ट पार्टिकल के आगे देखो, अब देखो ये जो डस्ट पार्टिकल का साइज हमने अभी बताया किस में मापते हैं, पीएम में मापते हैं, ठीक है। जो हमारा वेस्टिबुल वाला हिस्सा है, वेस्टिबुल वाला नाक का वो हिस्सा है जिसमें छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। यदि कोई धूल का कण हमारे नाक के अंदर जा रहा है और उसका साइज 10 पीएम से अधिक है, 10 पीएम या से अधिक है, तो वेस्टिबुल उसको वहीं पे रोक लेगा, हमारे शरीर के अंदर नहीं जाने देगा, ठीक है। अगर किसी धूल कण का आकार 10 पीएम या इससे कम है, 10 पीएम या इससे कम है, तो वो हम वेस्टिबुल उस हिस्से को नहीं रोक पाता, और वो सीधा कहाँ चला जाता है, फेफड़ों में, वो एल्वोलाई में जाकर रुक जाता है, फेफड़ों की वायु कुपिका में जाके रुक जाता है, अगर उसका साइज 10 पीएम या उससे कम है। यदि उसका साइज 2.5 पीएम है, यदि उसका साइज 2.5 पीएम है, तो वो हमारे फेफड़ों से भी निकलकर हमारे कहाँ तक पहुंच जाता है, ब्लड तक पहुंच जाता है, ब्लड तक पहुंच जाता है, और हमारे टिश्यू को अफेक्ट करता है, यानी हमारे टिश्यू को प्रभावित करता है। यदि उस कण का साइज 1 पीएम है, यदि उस कण का साइज 1 पीएम है और वो सांस के द्वारा हमारी बॉडी में चला गया, तो पहले वेस्टिबुल भी नहीं रोक पाएगा, फिर फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों से ब्लड में जाएगा, ठीक है, और ब्लड से हमारी जो सेल होती है हमारी कोशिका, उसमें एंटर कर जाएगा, और एंटर करके कैंसर जैसी बीमारी पैदा करेगा, ठीक है। तो 1 पीएम वाला, 1 पीएम जितना जो अगर धूल का कण है वो हमारे कहाँ एंट्री कर जाता है, हमारी सेल में एंट्री कर जाता है, और कैसी बीमारी लगा देता है, कैंसर जैसी बीमारी, ठीक है। आगे देखो भाई, आप इस चैप्टर की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं नीचे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके, और वहां से इसको रिवाइज करोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो भाई आगे, नाक हमने पढ़ लिया, 3 हिस्से पढ़े नाक के। फायरनिक्स यानी उदर, ये इतना कोई खास है नहीं, ठीक है। फायरनिक्स उदर, सॉरी भाई, देखो उदर फायरनिक्स, ये क्या है, ये हमारे देखो खाने का, जब मुंह से हम खाते हैं और नाक से हम सांस लेते हैं, तो हमारा जो क्रॉस एरिया होता है ना नाक का और मुंह का, ठीक है, ये यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, नाक और मुंह पे ये मिलते हैं, ठीक है। अब जब हम कोई खाना निगलते हैं ना, जब हम खाना निगलते हैं, तो जो हमारी श्वास नली है ना, निगलते वक्त हम सांस नहीं ले सकते, क्योंकि जब खाना निगलते हैं ना, तो हमारी श्वास नली यानी हमारी जो सांस नली यानी ट्रैकिया है ना, वो एक चीज से ढक जाती है, उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस, यानी हमारी श्वास नली किससे ढक जाती है, एपिग्लोटिस से, ठीक है। और हम खाते वक्त फिर भी बोलने की कोशिश करते हैं ना, तो वो एपिग्लोटिस उठने की कोशिश करता है, तो खाने का टुकड़ा उसमें चले जाता है ना, फिर हमको खांसी वगैरह आने लगती है, ठीक है। तो जो जो फायरनिक्स से उधर है वो क्या है, क्रॉस एरिया ऑफ विंड एंड फूड, क्रॉस एरिया ऑफ विंड एंड फूड। आगे देखो भाई, लैरिंक्स यानी वोकल कॉर्ड वायु कोश, ठीक है, इस जस्ट इसके नीचे देखो ये रहा, ठीक है। ये क्या है, ये देखो आप फील भी कर सकते हैं अपने गले पे लगा के, ये छोटे छोटे रिंग्स बने हुए हैं ना, इनको बोलते हैं कार्टिलेज, ये नो कार्टिलेज से बनकर बना होता है, इसको वायु कोश बोलते हैं, ठीक है। इसका साइज बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका साइज मेल में होता है 20 mm और फीमेल में होता है 15 से 16 mm, ये आप याद रखना। और इसका कार्य क्या होता है, मेकिंग ए साउंड यानी आवाज का निर्माण करना, वोकल कोश का काम, वायु कोश का नाम काम करता है वोकल कॉर्ड का, आवाज का निर्माण करना। आगे देखो भाई, वायु कोश पर टकराती है, जिससे कंपन होता है, जिसके कारण हम बोल पाते हैं। ये तो सभी को पता होगा, बचपन से सीखते आ रहे कि भाई बोलने वाले तार पे जैसी हवा लगती है तो कंपन होता है, ठीक है। हाँ, ये याद रखना, अगर वायु कोश छोटा है तो आवाज पतली होगी, अगर बड़ा है तो मोटी होगी। अब महिला का छोटा है ना 15 से 16 mm, तो आवाज पतली हो गई, और जो पुरुष है उसका कितना होता है 20 mm, तो आवाज मोटी हो गई, ठीक है। इसके बाद आता है भाई श्वास नली, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, वायु का वाहक है, एयर कैरियर, यानी हमारे नाक से जो हवा आती है, जो एयर आती है, उसको कहाँ तक ले जाता है, फेफड़ों तक ले जाता है।
ये श्वास नली जैसे ही फेफड़ों के पास जाती है 2 भागों में बढ़ जाती है, ऐसे ही तो है ये, ऐसे तो फेफड़े है ना, तो ये 2 भागों में बढ़ गई ना श्वास नली, ऐसे जो ऊपर से श्वास नली आई वो 2 भागों में बढ़ गई ना, एक ही हो गया और एक ही हो गया, ठीक है। श्वास नली फेफड़ों के पास जाने पर 2 भागों में पड़ जाती है, इन भागों को श्वासनिका कहा जाता है, ब्रोंचाई कहा जाता है, ठीक है, ब्रोंचाई कहा जाता है श्वासनिका। एक श्वासनिका बाएं फेफड़े में और दूसरी दाएं फेफड़े में प्रवेश कर जाती है, सिंपल सी बात है। आगे देखो, आप पढ़ेंगे लंग्स के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ये कहा था ना 2 श्वासनिका, एक तो लेफ्ट में चली गई और एक राइट में चली गई। देखो मानव शरीर में 2 फेफड़े होते हैं, सभी को पता है। इनका कलर क्या होता है, पिंक कलर होता है जब बचपन में, जब चाइल्ड होता है, स्लेटी होता है अडल्ट में जो वो जवान होता है, और ब्लैक कलर के फेफड़े हो जाते हैं ओल्ड एज में, बुढ़ा होने पर। तो ये तीनों कलर आपको याद रखना, पिंक होता है चाइल्ड में, स्लेटी अडल्ट में, और ब्लैक ओल्ड एज। इसका वजन होता है 1300 ग्राम भी बोल सकते हैं और 1.3 kg भी बोल सकते हैं, इनका वजन होता है। कार्य क्या होता है, रक्त को शुद्ध करना होता है, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है, यानी उसमें से CO2 लेना और क्या छोड़ना, उसमें ऑक्सीजन छोड़ना, और CO2 को बाहर शरीर से लेके जाना। ये काम किसका होता है, लंग्स का होता है। बेसिक यूनिट ऑफ लंग्स एल्वोलाई, वायुकुपिका। अभी मैंने बताया था ना, सिगरेट पीने से टार का निर्माण होता है जो हमारे वायुकुपिका में जम जाते हैं। ये छोटे छोटे जो बिंदु लगा रहा हूँ ना, ये जो ब्रांच आ रही है ना, इनका जो आखिरी हिस्सा होता है जो बिंदु, वो बोला जाता है वायुकुपिका, वो जो फेफड़ों की बेसिक यूनिट होती है, ठीक है। फेफड़ों की मौलिक इकाई क्या होती है, एल्वोलाई वायुकुपिका। आगे देखो भाई, ये हमारे फेफड़े में 30 करोड़ वायुकुपिका होती है। कितनी होती है, 30 करोड़, यानी 300 मिलियन, 30 करोड़ वायुकुपिका होती है, ठीक है। आगे देखो भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। फेफड़ों के ऊपर प्लूरा मेम्ब्रेन चढ़ी होती है ना, प्लूरा झिल्ली, जो फेफड़ों की रक्षा करती है, ये आपको याद रखना है 100%। फेफड़ों के ऊपर कैसी झिल्ली चढ़ी होती है, प्लूरा मेम्ब्रेन, यानी प्लूरा झिल्ली, ठीक है। कुछ समय पहले मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था ह्यूमन हार्ट का, ठीक है। उसमें मैंने बताया था हार्ट के ऊपर एक पेरिकार्डियक झिल्ली चढ़ी होती है, पेरिकार्डियक मेम्ब्रेन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। हार्ट के ऊपर कैसी, पेरिकार्डियक मेम्ब्रेन, और लंग्स पे कैसी, प्लूरा मेम्ब्रेन, ठीक है भाई। आगे देखो, हमारे फेफड़ों में कितनी हवा रोक सकती है एक बार में, 1200 से 1500 ml हमारे फेफड़े हवा रोक सकते हैं। हम 1 मिनट में, सॉरी सेकंड लिख रहा है, ये आएगा मिनट, ठीक है। 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं, 1 मिनट में हम लेते हैं 16 से 18 बार सांस लेते हैं, 1 मिनट में 16 से 18 बार। और हमारा हार्ट कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में, 72 बार, 72 बार, ठीक है। आगे देखो भाई, फेफड़ों से संबंधित कुछ बीमारी हो जाती है, बड़ी नॉर्मल है याद करने में और इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। ब्रोंटाइसिस, ब्रोंटाइटिस क्या होता है, धूम्रपान और कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। स्मोकिंग से और कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकलती है, वाहनों से, जो मोटरसाइकिल गाड़ी वगैरह होती है ना, उनसे क्या निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। आगे देखो भाई, कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसमें क्या होता है, जो श्वासनिका होती है ना, जो ये कहा था मैंने 2 भागों में बैठ गई, ये श्वासनिका, ये श्वासनिका, इनमें क्या होती है, सूजन होती है और पीले हरे रंग का थूक आने लगता है, इसके लक्षण है, और सूजन के कारण ये सूख जाती है, ठीक है भाई। आगे देखो, ठीक है, आगे देखो, नमोनिया, नमोनिया क्या होता है, नमोनिया होता है, ये हमारी जो वायुकुपिका होती है ना, इसको प्रभावित करता है, इसको नष्ट कर देता है वायुकुपिका को, एल्वोलाई को, ठीक है। और एक जीवाणु कारण होता है, उस जीवाणु का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। तो ये जीवाणु का नाम याद करना तो बहुत आसान है, क्योंकि इसमें पीछे देखो निमोनिया है ना, नाम में निमोनिया आ रहा है, ठीक है। तो बैक्टीरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। इसके बाद देखो भाई, जो दमा होता है ना, अस्थमा बोलते हैं जिसको, वो अस्थमा क्या होता है, जो ये 2 भाग मैंने ये बताया ना, ये श्वास लेकर 2 भागों में बढ़ गई लंग्स में जाने पर, इनमें क्या होता है, इनमें सिकुड़न हो जाता है, ये टाइट होने लगती है। अब ये सिकुड़ेगी, टाइट होगी, तो वायु अंदर बाहर जाने में, यानी सांस लेने में दिक्कत होगी, और रुकावट होने पर उसको क्या बोलते हैं, दमा। आपको देखना, दमे वाला इंसान है ना, बड़ी जोर जोर से सांस लेता है, क्यों, क्योंकि श्वास निकाय में क्या होते हैं, सिकुड़न हो जाती है, वो उनके साइज कम हो जाता है और सांस लेने में समस्या होती है, ठीक है। आगे देखो भाई, टीबी, टीबी क्या है, टीबी किसके कारण होते हैं, टीबी होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसका नाम याद करना भी बड़ा इजी है, क्योंकि किस ट्यूबरकुलोसिस नाम में आ रहा है, ठीक है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है ना, ये एक जीव होता है, एक जीवाणु होता है, बैक्टीरिया है ना,
ये एक पदार्थ छोड़ता है, एक सब्सटेंस छोड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलिन। क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलिन। ये ट्यूबरकुलिन क्या करता है, हमारे लंग्स को खराब कर देता है, लंग्स को खराब कर देता है। और इसमें लक्षण क्या, बुखार होता है, खांसी के साथ ब्लड आने लगता है। ठीक है भाई, आगे देखो। तो ये हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन आंसर का सेट लगाएंगे। जिसने भी थोड़ा सा ध्यान से देखा है थ्योरी को, वो क्वेश्चन आंसर आराम से कर लेगा। एक बार आप इसको देखो। पौधों में किस प्रकार का श्वसन होता है, पौधों में होता है वायवीय श्वसन। मैंने बताया था ना, अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है, ठीक है, ग्लूकोज का पूर्ण पाचन होता है, तो कैसा होता है, वायवीय। जब डायफ्राम नीचे की ओर जाएगा तो फेफड़ों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नीचे की ओर जाएगा तो फेफड़े कम होगा, आयतन कम होगा, तभी तो हम बाहर से वायु ले पाएंगे। ठीक है, वायु ग्रहण करते समय हम कितनी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, उतनी करते हैं जितनी वायुमंडल में, जितना रेशियो का 20.9% का है। वायु छोड़ते वक्त हम कितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेते तो 0.03% है, लेकिन छोड़ते वक्त उसको क्या बढ़ा देते हैं, कितनी कर देते हैं, 3 से 4%। आगे देखो भाई, अधिकतर ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन। लेकिन हीमोग्लोबिन के साथ साथ ऑक्सीजन का परिवहन और कौन करता है, बताओ भाई। मैंने बताया था ना कि आप सिर्फ ये सोचते हैं कि सिर्फ हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का परिवहन करता है, लेकिन हीमोग्लोबिन के साथ साथ कौन क्या करता है, प्लाज्मा। ठीक है, अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करते हैं, बाइकार्बोनेट। 70% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करते हैं। ग्रहण क्षेत्र यानी ओल्फैक्टरी रीजन का कार्य क्या होता है, ओल्फैक्टरी रीजन का कार्य होता है क्या, गंध महसूस करना, फील ऑर्डर। ठीक है ना, गंध महसूस। और जिसका जितना बड़ा ओल्फैक्टरी रीजन है वो उतनी ज्यादा गंध महसूस कर सकता है, जैसे मैंने अभी कुत्ते के बारे में बताया था। नाक का कौन सा हिस्सा वायु को गर्म करता है, वो करता है रेस्पिरेटरी रीजन। रेस्पिरेटरी रीजन क्या करता है, वायु को गर्म कर देता है, जिस वायु के बीच उपस्थित नमी खत्म हो जाती है। आगे देखो भाई, धूल कणों का आकार किस में मापा जाता है, धूल कणों का आकार जाता है पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम में मापा जाता है। आवाज का निर्माण कौन सा हिस्सा करता है, आवाज का निर्माण कौन सा हिस्सा करता है, वोकल कॉर्ड, वायु कोश आवाज का निर्माण करता है। ठीक है भाई, आगे देखो। फेफड़ों का वजन कितना होता है, फेफड़ों का वजन 1.3 kg या 1300 ग्राम होता है। फेफड़ों की मूल इकाई का नाम क्या है, फेफड़ों की मूल इकाई का नाम क्या है, एल्वोलाई। क्या है, एल्वोलाई यानी वायु कूपिका। ठीक है भाई, आगे देखो। ब्रोंकाइटिस रोग होने का कारण क्या होता है, ब्रोंकाइटिस रोग मैंने बताया था ना अभी कि स्मोकिंग से और कार्बन मोनोऑक्साइड से। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है साधनों से यानी वाहनों से। ठीक है, टीबी किस जीवाणु के कारण होती है, बड़ा आसान है। आखिरी में देखिए, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण होती है, माइटोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। निमोनिया किसके कारण होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। नाम ही आसान से ना, आखिरी में ट्यूबरकुलोसिस जुड़ा हुआ है, इसमें निमोनिया। तिलचट्टा यानी जो कॉकरोच होता है उसका श्वसन अंग कौन सा होता है, तिलचट्टे का श्वसन अंग होता है अपना कौन सा है, अपना फेफड़े हैं, लंग्स है। तो तिलचट्टे का क्या होगा, तिलचट्टे का ट्रैकिया यानी श्वास नली उसका क्या है, श्वसन अंग है। आगे देखो भाई, फेफड़ों का आकार कैसा होता है, फेफड़ों का आकार कैसा होता है भाई, कौन शेप का होता है, शंकु आकार का होता है। ये शायद मैंने आपको थ्योरी में नहीं बताया होगा, लेकिन अभी यहाँ याद कर लेना, कौन शेप का होता है, शंकु आकार का। परजीवी के श्वसन अंग, परजीवी के श्वसन को क्या कहते हैं, वो होता है अवायवीय श्वसन। मैंने बताया था ना, जीवाणुओं में, परजीवों में क्या होता है, अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, ग्लूकोज का कम पाचन होता है। आप वो देखना, कभी भी जो छोटे छोटे बैक्टीरिया हो गए, परजीवी, ऐसी ऐसी जमीन कितने नीचे मिलेंगे, ऐसी जगह भी मिलेंगे जब ऑक्सीजन है ही नहीं। ठीक है, बहुत कम है। ठीक है, मछलियों में श्वसन अंग कौन सा होता है, मछलियों का गिल्स होता है, गलफड़े होता है। ठीक है, ऐसे मेंढक का कौन सा होता है, त्वचा। मेंढक स्किन से भी सांस लेता है। ठीक है, पृथ्वी का लंग्स किसे कहा जाता है, पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है, पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है अमेजन फॉरेस्ट को। अमेजन जंगल बहुत बड़ी एरिया, अमेजन जंगल का, वहाँ से ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मात्रा प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो फेफड़े, पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है, अमेजन को। तो दोस्तों, ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। आप इस चैप्टर की PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है, उस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।